अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपको सुनानी है भारत के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान से जंग हारने के हवाले से शर्मिंदगी जो है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। और मेरा ख्याल में जंग के बाद जो पहली बड़ी चपेट पड़ी है वो वाकया पेश आया जनाब पिछले 12 घंटे में। और ये मैं इसे चपेट क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसको शर्मिंदगी कहूंगा, जलालत कहूंगा। मेरे ख्याल में ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर ये मैं ना करूं तो इस खबर के साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। तो ये सरप्राइज अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ जो है मैं देने जा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। साथ ही साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जनाब एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी खुशखबरी है। वो खबर भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो क्या बता रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, अब उसके जिस तरह एक जल्जला आता है ना, तो जल्जले के बाद जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए और पता लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कितनी हबड़ा-दबड़ी जो है वो मची हुई है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के बारे में गुफ्तगू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के बारे में क्या गुफ्तगू हुई है और किसने ये गुफ्तगू की है, ये भी एक सरप्राइज होगा आपके लिए। ये तफसीलात भी मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर भारत के बारे में बात ना की जाए तो नाइंसाफी होगी। जब से ये लोग जंग हारे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। लोग जहां जाते हैं लोग पूछते हैं कितने जहाज थे। आपको याद होगा ना वो एक डायलॉग था शोले फिल्म का, अमजद खान का, गब्बर का, बड़े मशहूर थे कि कितने आदमी थे। अब ये लोग जहां जाते हैं तो लोग एक ही सवाल करते हैं कि कितने जहाज थे, तो ये बता नहीं पाते। उसने तो कहा था ना सरदार 2, तो उसने कहा था वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तो यहां पे भी यही हाल है कि खाली हाथ गए वापस। इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपने 6 जहाजों का मलबा था जो उठा के लोग वापस लेकर गए। तो उस खफगी को, उस शर्मिंदगी को, उस जलालत को, उस बेशर्मी को छुपाने के लिए पहला बड़ा सानिया हुआ है जनाब, पहला। और वो पहला बड़ा सानिया क्या है कि जनाब भारत ने यह फैसला किया है कि रॉ चीफ को जो है वो तब्दील किया जाएगा। रॉ चीफ आप जानते हैं कि जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुफिया एजेंसी हमारी जो है वो आईएसआई है, इसी तरह वहां पे रॉ जो है वो ऑपरेट करती है। तो रॉ के जो चीफ हैं उनको जनाब तब्दील करने का फैसला कर दिया गया है। और इस वक्त उनके जो चीफ हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो है जी, उनको खबर आई है कि उनको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, ये बात जरूरी है आपको बताना कि बेसिकली 30 तारीख को उनका टेन्योर जो है खत्म भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक्चुअली उनको तब्दील किया जा रहा है, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं और मैं आपको उसकी टेक्निकल रीजन बताऊंगा। बेसिकली वहां पे हो ये रहा है कि प्रेसिडेंट एक सेट हुआ है कि रॉ का चीफ जब चेंज होता है ना, तो आईबी का चीफ भी चेंज होता है। वहां पे जो उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका चीफ भी चेंज होता है। लेकिन वहां पे रिसेंटली जो आईबी का चीफ है उसका नाम है तपन देका, उसको अभी एक्सटेंशन दी गई थी, उसको एक्सटेंशन दे दी गई। लेकिन रॉ का जो चीफ है उसे एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया गया। उसके भाई 30 तारीख को आपका टाइम खत्म हो रहा था, कार दो, दौड़ जाओ, क्योंकि जारी बात है शर्मिंदगी है, रॉ का बहुत बड़ा फेलियर है इस जंग के अंदर जो है वो आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो भी बड़ा किरदार अदा करती है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने एक को एक्सटेंशन दे दियो दूसरे को ना दियो। नहीं, चक्कर ये है, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि इससे पहले हमने पूरी भाषा रिसर्च की, पूरी चीज आपके सामने रखेंगे। 2021 में आईबी के चीफ थे अरविंद कुमार, ये साथ साथ तस्वीरें भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आईबी के चीफ थे अरविंद कुमार, उनको एक्सटेंशन दी गई। रॉ का जो चीफ था समित गोयल, उसको भी साथ ही एक्सटेंशन दी गई। दोनों चीफ्स को इकट्ठी एक्सटेंशन दी जाती है, ठीक है। यहां उसके बाद इससे पहले दिसंबर 2018 उसके अंदर जनाब राजीव जैन और ए धसमाना, ये भी दोनों जो है वो आईबी और रॉ के चीफ थे। दिसंबर 2018 में इन दोनों को एक्सटेंशन इकट्ठी दी गई। तो ये एक प्रेसिडेंट है कि दोनों जो इनकी एजेंसीज हैं दोनों को इकट्ठी एक्सटेंशन जो है वो दी जाती हैं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आईबी का चीफ है उसको एक्सटेंशन दे दी गई, रॉ के चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई। और जारी बात है हुआ क्या है, मतलब पिछले अगर आप 2 महीने में उठा के देखें तो क्या हुआ है, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है। और उसके अंदर रॉ की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो यही है कि वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को असेस नहीं कर सके। मैं बार बार आपको ये कहता था कि इनकी इंटेलिजेंस गलत है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे इंडिया से जो कबूतर, हमारे पास इंडिया से भी भाजन कबूतर आते हैं, साढ़े को इंटरनेशनल कबूतर भी है, अब ये ढूंढते फिरेंगे बैठ के जनाब मंसूर अली खान के इंडिया के अंदर कौन से कबूतर हैं। आपको याद है इंडियन मीडिया ने बेसिकली वो जो बेशर्मियां की थी, कराची पे हमला कर दिया है, इस्लामाबाद को नीस्तो नाबूद कर देंगे, लाहौर की बंदरगाह के ऊपर चढ़ गए हैं, मतलब ये सारा आपको याद है ना, टोपी ड्रामा जो कुछ किया था, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इन सबको जो है बेसिकली रॉ ने फीडिंग दी थी। रॉ ने सारी फेक न्यूज दी थी। रॉ की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना लोग अपना 10 नंबर का स्लिपर उतार के जो है वो इंडियन मीडिया को छितर मार रहे हैं। जहां उनको एनडीटीवी, जहां उनको रिपब्लिक, जहां उनको आज तक किसी का भी इंडिया टुडे, किसी का भी वो माइक नजर आता है ना, कहता लख लाना तारी शक्ल थे, वो बेशर्मो झूठे गए तो ये सारे। इन सबको बेसिकली एम्बैरेस करने में भी रॉ का हाथ है, क्योंकि ये सारी फेक न्यूज रॉ ने इनको फीड की थी। और वो जो इनका वो जो है मेजर गौरव आर्या, उसको भी सारी फीडिंग रॉ से जाती है, वो भी दे धड़ाधड़ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पिछले 2 महीने में इंडिया की जितनी एम्बैरेसमेंट हुई है उसका सारा मेरा ख्याल में सेहरा जो है वो रॉ के सर पे जाता है। रॉ देखिए, बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने पायलट्स तैयार करने हैं या आपने मिसाइल्स फेंकने होते हैं, इंटेलिजेंस आज के इस दौर में इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस है। आपकी इंटेलिजेंस कितनी तगड़ी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तगड़ी थी इस जंग के अंदर, जो आपको इंटेलिजेंस मिल रही थी इंडिया के हवाले से। मैं आपको उस वक्त, आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताता था कि जनाब उनका जहाज जो है अभी हैंगर से बाहर निकलता था, रनवे को बना के खड़ा होता था, उसने अपनी टेक ऑफ नहीं किया होता था, पाकिस्तान को पता होता था जनाब ये वाला जहाज उड़ाने लगेंगे। हमें इतनी इंफॉर्मेशन थी। पाकिस्तान ने इनके जो जहाज गिरे, मुख्तलिफ जगहों पे जो इनके जहाज गिरे, उसकी सारी फुटेज भी इकट्ठी की गई, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये इतने बेशर्म है, एंड आई वांट दिस, मैं खास तौर पे वो इंडियंस, मुझे पता है वीपीएन लगा के भी जो है वो मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, आप आपके वहां पे वो बैठ के फजूल क्लेम्स करते हैं ना कि हमने सामने भी पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए, तो इतने, कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं मानता आपकी बात, पूरी दुनिया में कोई आपकी बात नहीं मानता। और कुछ नहीं, अपने रॉ के लोगों को, अपने चैनल को यही कहो कि कम तो फुटेज दिखाओ, उसकी तस्वीरें दिखाओ उसकी। हमारे पास तो है, हमारे पास तो आपके जहाजों की गिरने की फुटेज हैं। इसीलिए जो है वो अब रॉ के चीफ को जो है वो बदलने का फैसला कर लिया कि भाई तेरी बड़ी मेहरबानी बेशर्म इंसान, तू घर जा, दूसरा बंदा सी लाइए, ये शायद वो कुछ कर सके। अब जो नया बंदा जिसको मुकर्रर किया जा रहा है जनाब, उसका नाम है पिराग जैन, ये उसका नाम है, और इसको नया सरबराह मुकर्रर किया जा रहा है। 1 जुलाई से जो है वो ये टेक ओवर करेगा। इसका बैकग्राउंड भी हमने निकाल लिया है, इसका बैकग्राउंड भी आपसे शेयर कर देते हैं। और वो ये है कि जनाब ये रॉ के अंदर जो एविएशन रिसर्च सेंटर है उसका सरबराह है। इसने पंजाब के अंदर जो है, पंजाब का जो कैडर है पुलिस का, उनकी इंडियन पंजाब पुलिस का, उसमें इसने जो है वो काम किया हुआ है।
1989 के बैच का ये ऑफिसर है और इसके साथ साथ इसके करियर के अंदर जो है इसने कनाडा के अंदर भी जो है वो काम किया है। तो इस वक्त ऑलरेडी कनाडा के हवाले से जो है इंडिया के ताल्लुकात वहां पे भी खराब चल रहे हैं खालिस्तान तहरीक की वजह से, और इनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि जनाब रॉ जो है ना वो कनाडा के अंदर गंद मारती है और इंडिया गंद मारता है वहां पे। तो अब इसी बंदे को जो है वो रॉ का हेड बनाया जा रहा है। तो अब आप इसी से अंदाजा कर लेंगे कनाडा जो है इसको किस तरह देखेगा इस अपॉइंटमेंट को, ये मैं आपको भी से बता रहा हूं। तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए जो है वो बेसिकली रॉ का चीफ जो है अब तब्दील किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जरा कुछ लोकल खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में सवात के अंदर जो कुछ हुआ बहुत ही भारी पिछले 24 से 48 घंटे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजरे। पहले मैं जो सवात का वाकया पेश आया उसके बारे में अपडेट दे दूं, फिर मैं पॉलिटिकल साइड पे आऊंगा और आखिर में पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरी आई है वो भी आपसे शेयर कर। अच्छा जी, सवात के अंदर बेसिकली जो सानिया पेश आया है उसके बाद सिविल सोसाइटी की जानिब से निशात चौक के ऊपर जो है वो एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर और इंतजामिया के खिलाफ जो है वहां पे नारेबाजी हुई है। मेरे पास इतलात आ रही है कि जो जिले इंतजामिया है सवात की उसके अंदर मजीद लोगों को भी जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से मुअत्तल किया गया, ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का एक 2 दिन पुराना एक बयान है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त वो, तो उनसे पूछा गया कि जी बारिशें बहुत हो रही हैं, डिजास्टर्स के हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था कि जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है अल्लाह माफ करे तो हम पहले से तैयार होते हैं। इन्होंने बड़ी बड़के मारी थी, हम पहले से तैयार होते हैं। हमारे दौर में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हमने उन पर फौरन एक्शन लिया है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एक सिस्टम है वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं वहां पे बैठा हूंगा, मैंने कौन सा जाके लोगों को तंबू देना है, हमारा सिस्टम चल रहा होता है। हमने बहुत तेज तरीके से जो भी मसला हुआ है उस पर रिस्पॉन्स दिया। तो ये अली अमीन गंडापुर के इस बयान के ऊपर जो है बहुत तनकीद की जा रही है कि इतना बेहिसी वाला बयान था कि जी आपने ये सब कुछ करना है और आप इतने तैयार थे, ये तैयारी थी आपकी कि 18 लोग जो है आपकी आंखों के सामने एक एक करके जो है वो पानी जो है पानी में डूब गए और आप कुछ नहीं कर सके। मुझे एक्चुअली बाद में मुझे किसी ने एक और बात कही कि अगर हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं भी था, मैं मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि मुझे किसी ने ये बात जो है वो इन्फॉर्म की कि अगर आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं भी था, सिर्फ आपके पास एक हाई प्रोफाइल हेवी पावर्ड अगर एक ड्रोन होता तो ड्रोन के जरिए उन लोगों को और कुछ नहीं तो आप लाइफ जैकेट्स दे सकते थे। एक एक करके उनको जो है वो ड्रोन भेज के उनको लाइफ जैकेट्स उनके पास दे देते, कम से कम वो पहन लेते, अगर वो पानी में गिरते भी तो बच जाते, डूबते ना, और उनको फिर आगे कश्तियों में जाके जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन इनके पास, बेशर्मों के पास ये भी नहीं था, इनके पास ऐसा भी कोई इंतजाम नहीं था। और बाद में मैं सुन रहा था कि चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने वहां पे विजिट किया और चीफ सेक्रेटरी आगे से कहते हैं कि नहीं जी वो अगर वहां से हेलीकॉप्टर आता भी, अगर हेलीकॉप्टर वहां से आता भी तो उसको आने में 1 घंटा लग जाना था। और भाई अगर आपके पास हेलीकॉप्टर आने में 1 घंटा लग जाना था तो आपको नहीं पता कि ये सवात का एरिया जो है वो डेंजरस एरिया है, यहाँ पे नदी नाले किस तरह बिखर जाते हैं, यहाँ पे जब तुगयानी आती है, मानसून का सीजन आता है, आपको पहले से तैयार होना चाहिए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपको ये बात आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप आज इस वाक्य के बाद बताएं जरा आवाम को कि आपने पिछले 24 घंटे में और क्या अरेंजमेंट्स किए। अगर खुदा ना खास्ता अगले 24 से 48 घंटे में कोई दोबारा कोई वाक्य पेश आता है, आपकी क्या तैयारी है? कुछ वहां पे कोई ड्रोन्स भेजे आपने, लाइफ बोट्स वहां पे भेजी है, लाइफ जैकेट्स आपने भेजी है, कोई हेलीकॉप्टर करीब लाके खड़ा किया, कोई पार्क किया कि हाजी में जरूरत पड़ सकती है? नोटा निल, कोई किसी किस्म की अभी तक कोई आपकी तैयारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, मैं भी बताता हूं, ये सड़क बंद कर दो, वो सड़क बंद कर दो, यहां से आगे नहीं जाना, वहां से आगे नहीं जाना, वही एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी जो तरीकाकार होता है बस वही करेंगे। आपका तो कुछ पता नहीं, बैठ के आप शायद एरिया के मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दो, यही तो सामने काम आता है। जब हमसे कुछ ना संभाला जाए मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दो, सारा। इसके अलावा जनाब एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो, अब मैं सियासत की तरफ भी थोड़ा सा आता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो खिताब किया पंजाब असेंबली में, इस दौरान जो अपोजिशन थी उसने बड़ा जो है वो जोरदार किस्म का वहां पे एहतजाज किया। तो उसके बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन के जनाब 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है और इल्जाम इनको पर यह है कि जी इन्होंने माइक शाइक्स वगैरह भी तोड़े हैं, तो उसके ऊपर जो है उनको 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फी कस जो है वो जुर्माना किया गया, नोटिफिकेशन सिस्टम में जारी कर दिया गया है और उनको इन 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए जो है वो मुअत्तल किया गया है। इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल में अगर मैं 26 से नाम पढ़ना शुरू करूंगा भी बोरिंग हो जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है जो सामने आई। दूसरा खबर जो है वो अंसार बासी साहब ने भी दी है और साथ ही एयरवाई न्यूज़ के ऊपर भी मैं ये आज मैं खबर देख रहा था। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो फैसला आया है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद जो है वो पार्टी को एक और बड़ी संगीन मसले का जो है वो सामना हो गया और वो ये है कि पीटीआई के कई अरकान असेंबली जो है वो उनके खिलाफ 9 मई की जो है वो केसेस चल रहे हैं और उनके बारे में जो है वो कहा गया कि जी 8 अगस्त से पहले इन केसेस का फैसला करना है। अब उसके अंदर एक बहुत लंबी लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो उसके अंदर नॉमिनेटेड है और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को बेसिकली ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत दी थी कि 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमा 4 माह के अंदर निपटाएं, यानी कि 8 अगस्त तक। तो इस डेडलाइन में सिर्फ 40 दिन जो है वो बाकी रह गया। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जब ये फैसले आ गए और उसके अंदर उन 9 मई के मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं या सेनेटर्स हैं, अगर वो इसके अंदर सजा हो गई उन्हें तो वो ठक करके नाअहल हो जाएंगे, और अगर वो नाअहल हुए तो वो डीसीट हो जाएंगे। तो एक तलवार जो है वो ये लटक रही है इस वक्त उनके ऊपर, ये स्टेट है। दूसरा, आज बैरिस्टर गौहर ने जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों की गई है उसका ताल्लुक बेसिकली एयरवाई के ऊपर ये खबर भी चली है और खबर काफी हकीकत से के करीब तर है। वो ये है कि जब से ये फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद से ये जितने अफराद हैं जो आज़ाद अरकान थे उनमें से कई जो हैं वो तो सुन्नी तहात कौंसिल के साथ अटैच्ड कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन चंद ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी भी आज़ाद है। वो सुन्नी तहात कौंसिल के साथ नहीं है, वो हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन स्टेटस उनका आज़ाद है। तो वो ऐसे अफराद बन गए हैं जिनके ऊपर अब नजरें हैं, के ऊपर इस वक्त नजरें हैं कि उन्हें जो है वो हुकूमती बेंचों के ऊपर शामिल किया जाए। और खबरें आ रही हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, ये लोग सारे के सारे जो है इन ऐसे लोगों से जो है वो राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस मसले का भी सामना है कि वो सबको जो है ना वो समेट रहे हैं, ये साढ़े हाथों को ना निकल जाए। इस वक्त ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक ये मतलब एक तो जाहिर बात है मखसूस नशिस्तें हाथ से गई, दूसरा कि 8 अगस्त को फैसले क्या आते हैं उसमें कौन कौन उड़ता है और किसी को अगर सजा होगी तो वो किस तरह जो है वो नाअहल हो जाएगा, और तीसरा ये जो तोड़ भन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया तोड़ जोड़ का कि जनाब इनको जो है वो अपनी पार्टियों में शामिल किया, जो आज़ाद हैं उनको शामिल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है।
इसके अलावा जनाब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो वैसे तो बहुत से मतलब जितने खास तौर पे जो बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तान तरीके साहब वालों को जो बाहर बैठ के बना रहे हैं, उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्ट हुआ था तब से आप जानते हैं उन्होंने क्या क्या कार्रवाइयां डाली, खूब पैसे पूसे भी बनाए उन्होंने, वाह वाह काम किया उन्होंने, वाह मतलब जिसे कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाया, टिका के बेवकूफ बनाया। उनके हवाले से अब ये खबर है कि जनाब बाकी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, लेकिन बात की किसने, ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है। बेसिकली सुहेल वड़ाइच साहब ने, सीनियर जो साफी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है और कॉलम लिखा है जी व्हाइट हाउस की मक्खी। अब ये प्लीज ये मक्खी इमरान खान साहब को नहीं कहा गया, ये वैसे अभी आप मैं जब पढ़ूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस की मक्खी ने खबर दी है कि लंच और मुलाकात के दौरान इमरान खान का भी जिक्र हुआ, मुझे व्हाइट हाउस की मक्खी ने बताया तो मैं शशदर रह गई। अब ये बेसिकली बात हो रही है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में मुलाकात हुई है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि इस दौरान इमरान खान के बारे में बात हुई है। आगे लिखते हैं, मैंने फौरन सोचा बिलाखिर मुंह फट ट्रंप ने वो कर ही दिया जिसकी इंसाफी मक्खियां अरसा दराज से तवक्को कर रही थी। मैंने व्हाइट हाउस की मक्खी से बेचैन होकर पूछा कि ट्रंप ने किस तरह से इमरान खान का जिक्र किया और क्या मुतालबा किया। व्हाइट हाउस की मक्खी ने एक उड़ान भरी, बिन बिनाहट से मेरा मजाक उड़ाते हुए इंकशाफ किया कि इमरान खान का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तानी साइड से किया गया, और बताया गया कि इमरान किस तरह 9 मई के वाकये में मुलविस है, और यह भी कि उसकी अमेरिका में मौजूद इंसाफी मक्खियां बार बार कह रही थी कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को बाहर लाएगा। इस पर गुफ्तगू के दौरान व्हाइट हाउस की मक्खी ने देखा कि ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और जब ट्रंप ने इमरान के हक में एक भी फिक्रा कहे बगैर जनरल आसिम मुनीर की तारीफ शुरू की तो जवाबन जनरल साहब ने भी ट्रंप की पाक भारत जंग रुकवाने की कोशिशों को सराहा। यूं इमरान खान के हवाले से सदर ट्रंप का मुश्किल तरीन और बहुत ही जेर बहस रहने वाला मौजू लम्हों में हवा में उड़ गया। व्हाइट हाउस की मक्खी ने बताया कि मौजू हंसते मुस्कुराते और तजिया जुमले कहते हुए तमाम हो गया। व्हाइट हाउस की मक्खी बड़ी काया और चलाक है, ये कनरस भी है। इसने भी ये सुना कि मुलाकात सिर्फ फौजी या स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि इसमें पाक अमेरिका तजारत के हवाले से भी बातचीत हुई है। अमेरिका के वजीर तजारत मुलाकात में मौजूद नहीं थे, मगर सदर ट्रंप ने करीब दफ्तर में बैठे अपने वजीर तजारत को वही मीटिंग में बुला लिया और उन्हें हिदायत की कि पाकिस्तान के साथ तजारत में खातिर खा इजाफा होना चाहिए। ऐसे वहीं टैरिफ और तजारत में आसानियों पर भी बातचीत हो गई। मैं चूंकि खालिस पेंडू देसी मक्खी हूं, मेरा तजस्सुस खत्म होने का नाम नहीं लेता, हर वक्त सुनगुन लेती रहती हूं, इधर उधर की मालूमात लेना मेरा शौक और जुनून है, इसलिए मैंने एक 5 स्टार होटल में होने वाले जनरल आसिम मुनीर की इस बात का पता चलाने की कोशिश की कि जिससे उनकी मुल्क को आगे चलाने की पॉलिसी का पता चले। इस छान पटक में वाशिंगटन की एक मक्खी ने मुझे इत्तला दी कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान को 1979 से पहले का माहौल देना चाहते हैं। उन्होंने वहां कहा कि जो लोग सिनेमा जाना चाहते हैं या जो लोग मस्जिद जाना चाहते हैं, उन दोनों को अपनी चॉइस में आजाद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की मैशत अभी भी ठीक है, बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस गुर्बत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, बिल्कुल हम परफेक्ट स्टेट से बहुत दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि छोटे छोटे कदम उठाते उठाते कम से कम आहिस्ता आहिस्ता हम एक राइट ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। ये सबसे खुशहाल बात है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।